वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो दो सब्जेक्ट्स का कंबाइंड कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट: अंडर रिपीटेड loading a material has the stress strain curve shown in figure below. Which one of the following statement is true? The smaller the shaded area, better is material damping. Larger the shaded area, better material damping. Material damping is independent of material property and does not depend on this curve. None of the above. This question came in GATE Mechanical 1999. 2 marks question. So here we see that it is discussing about stress strain curve. We study in strength of material. Repeated loading is there, and this material damping is there. Material damping concept definitely comes in mechanical vibrations. When we talk about vibration, then comes the concept of damping. Okay, so we have to get a knowledge of both these subject to solve this problem. Let's see ये क्या बोल रहा है। ओके, तो हम लोग ने हिस्टेरिक डैम्पिंग टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन में। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ अ मटेरियल और स्ट्रक्चरल मेंबर अंडर साइक्लिंग लोडिंग एट अ पॉइंट इन अ वाइब्रेटिंग कंटिन्यूम प्रोसेसेस हिस्टेरिसिस लूप। तो जब आप कोई मटेरियल में वाइब्रेशन हो रहा है कंटिन्यूअस और उसमें साइक्लिक लोडिंग लगी तो उसमें हिस्टेरिसिस लूप जनरेट होता है। किस टाइप का होता है हिस्टेरिसिस लूप? कि आपने इसको डिफॉर्म किया, यहाँ गया, फिर ये कर्व ऐसे कुछ गया और फिर ये जो कर्व बनता है साइक्लिक लोडिंग में ऐसे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया इनसाइड दिस कर्व इज नोन एज डैम्पिंग कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेस और लोड, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन हिस्टेरिसिस लूप ऐसे बनता है, ठीक है। So the area of this hysteresis loop gives the energy dissipation per unit volume of material per stress cycle. तो जो एरिया है वो बताएगा कितनी एनर्जी डिसिपेट कर दे रहा है या डैम्प कर रहा है। वाइब्रेशन हो रहा था, वाइब्रेशन को हमें डैम्प करना है या कम करना है तो एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ेगी। तो दिस इज टर्म पर यूनिट वॉल्यूम डैम्पिंग कैपेसिटी कहते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय डी। इट इज क्लियर दैट डैम्पिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय साइक्लिक इंटीग्रल सिग्मा डी। In fact, for any damped device, there is corresponding hysteresis loop in displacement and load plane. ठीक है, as shown in figure। तो ये हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है? In this case, the cyclic integral of force with respect to displacement, which is area of hysteresis loop, is equal to work done against damping force। एक damping force होगी, उसके against work done को बताएगा। So it follows that this integral और लूप एरिया इज द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ द मोशन। एक साइकिल ऑफ मोशन में कितनी एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है। दिस इज द डैम्पिंग कैपेसिटी व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय मटेरियल वॉल्यूम गिव्स पर यूनिट वॉल्यूम डैम्पिंग कैपेसिटी एज डिफाइंड। सो इट इज ऑब्वियस दैट द लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, जितना एरिया बड़ा होगा हायर द प्लास्टिक स्ट्रेन लेवल ऑफ द मटेरियल और स्ट्रक्चर मेंबर एंड लार्जर इज द डिसिपेटेड एनर्जी ऑफ डैम्पिंग। तो जो प्लास्टिक जैसे जैसे ये एरिया बड़ा होता जाएगा, हमें पता है ये स्ट्रेन वाली एक्सिस है डिफॉर्मेशन, तो उतना प्लास्टिक स्ट्रेन लेवल मटेरियल का बढ़ता जाएगा और उतना ही लार्जर डिसिपेटेड एरिया एंड डैम्पिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये हमें एरिया अंडर का बता रहा है, डैम्पिंग कैपेसिटी इतनी बड़ी होगी या तो लार्ज होगी डिसिपेटेड एनर्जी और डैम्पिंग, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लगा सकते थे अगर इतना हमें पता है तो। द लार्जर द शेडेड एरिया बेटर विल बी मटेरियल डैम्पिंग, डैम्पिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए बी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, डैम्पिंग कैपेसिटी हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं था, तो एरिया बढ़ा तो ऑप्शन बी हो गया। बट हमें ये ग्राफ कुछ अजीब तक का दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ग्राफ कभी देखा नहीं, तो जनरली थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसमें 3 कंडीशंस आती है, तो वो देखते हैं क्या आता है। अब परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इज वन वेयर द स्ट्रेस कैन नॉट राइज अबव द यील्ड स्ट्रेस। तो
प्लास्टिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जो इलास्टिक यील्ड स्ट्रेस है उसके ऊपर आपका स्ट्रेन ना जाए एंड कैन कंटिन्यू टू अकोमोडेट विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रेस लेवल, उससे ऊपर ना जाए और जितना भी स्ट्रेन आ रहा है वो वैल्यू, यहाँ कह रहा है सॉरी कि स्ट्रेस जो है, सॉरी ये हमें परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या कह रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो इलास्टिक स्ट्रेस जो यहाँ पे मिलेगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसी पे कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो और जो स्ट्रेन है यहीं पे अकुमुलेट होती रहेगी विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रेस लेवल। When there is an additional component of elastic deformation, the material is called elastic perfect plastic, such as blue. Blue curve क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं नो हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग, ना ही मटेरियल हार्ड हो रहा है ना ही मटेरियल सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। हार्डनिंग मटेरियल क्या कहेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं फर्दर स्ट्रेन करने के लिए हमें और हायर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेन हार्डनिंग। और एक अलग मटेरियल जैसे जो कि स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है, जैसे एल्युमिनियम में होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद, यील्ड स्ट्रेस के बाद आप स्ट्रेन उसमें आ रहा है बट आपका जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, लोअर स्ट्रेस पे आपका स्ट्रेन मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके मटेरियल यहाँ पे हमने बनाए। अब इन्हीं का अगेंस्ट हिस्टेरेसिस कर्व भी बनेगा, ठीक है। तो ये कर्व जो है वो इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए है, तो हमें पता है कि वो मटेरियल क्या होगा सॉरी, ये वैल्यू इसके ऊपर जाएगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेन मिलता जाएगा और ये साइक्लिक ऑर्डर में ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये जो मटेरियल का जो हार्डनिंग मटेरियल होगा वो हार्डनिंग मटेरियल का कैसे जाएगा, ये इंक्रीज करेगा फिर इधर आएगा फिर ऐसे ये साइक्लिक बनेगा। और ये जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था ये किसके लिए हो जाएगा, ये परफेक्टली आपका काइनेमेटिकली सॉफ्टनिंग मटेरियल है कि आपका स्ट्रेन बढ़ाने, स्ट्रेन घट जाएगा स्ट्रेन वाले डायरेक्शन में बढ़ने में। समझ में आ रहा है ये कौन से कर्व का है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मटेरियल्स के लिए, वो मटेरियल जो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मटेरियल्स होते हैं तो उनके लिए ये ग्राफ, तो तीन टाइप का ग्राफ होगा, ये इलास्टिक प्लास्टिक के लिए, ये स्ट्रेन हार्डन मटेरियल के लिए और ये स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मटेरियल के लिए जो हमें एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, larger the area of hysteresis loop, that is higher the plastic strain level material of the die structural member, or the larger the dissipated energy and the damping, therefore option B is correct। तो ऑप्शन बी करें। यहाँ से हमें क्लियर क्या हो गया कि हमें थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ना है, उसका भी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तो और मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आपका इजीली इसका एक्सप्लेनेशन आप बता पाएंगे। और ये एक्चुअली पूछ ले किस मटेरियल का इस टाइप से है, तो ये स्ट्रेन सॉफ्टवेयर मटेरियल का, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो हमने सारे तरफ से देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या मेरे कोई भी वीडियोस में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को पर्सनल मेल कर सकते हैं, मैं अपने कमेंट बॉक्स अपने जो यूट्यूब लेक्चर का जो उसका इंफॉर्मेशन जो टैग होता है उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे जो भी कोई डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।